हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 57। इससे पहले इस कहानी के 56 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। अब तक आप सब ने पढ़ा था, रुद्र से तो मैं इसीलिए शादी कर रही थी क्योंकि वो मेरी जिद थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपनी जिद मुझे बदलनी ही पड़ेगी। इतना कहकर वो अब नील के करीब आने लगती है तो नील ने भी अब उसकी बाजू गुस्से से पकड़कर जोर से झटकते हुए कहा कि सोनम, मैंने कहा ना कि मुझसे दूर रहो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहो। मैं किसी और की अमानत हूँ, मेरी इज्जत पर हाथ मत डालो। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। सोनम भी नील को हैरानी से देख रही थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि नील मजाक कर रहा है या फिर उसके साथ गुस्से में उसे ये सब कुछ बोल रहा है। सोनम ने भी नील के हाथ को प्यार से पकड़ा और फिर उसकी हथेली पर हल्के से किस करके बोलती है कि ओ नील, तुम सच में कितने ज़्यादा प्यारे हो, कितने ज़्यादा अच्छे हो। इतना कहकर उसने झुककर नील के होठों को छूना चाहा। उससे पहले ही उसने अपने बालों में किसी का हाथ महसूस किया। सोनम ने भी पलट कर देखा, तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ इतनी जोर का था कि सोनम धड़ाम से वहीं बेड पर नील के पास पैरों में गिर जाती है। थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि अवनी ने मारा था। अवनी इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अवनी सुलगती हुई आंखों से सोनम की तरफ घूर रही थी, तो वहीं आधी खुली आंखों से नील ने जब अवनी को वहां पर देखा तो वो हल्के से मुस्कुराकर बोलता है कि यस यस, मेरी हीरोइन आ गई मुझे बचाने के लिए। नील के चेहरे पर तो एक मीठी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी, लेकिन उसके अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो उठकर अभी बैठ जाए। नील ने फिर से एक हाथ बढ़ाकर अवनी की तरफ किया। अवनी भी उसका हाथ गुस्से में पकड़कर बोलती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, तुम्हारी टांगे ना तोड़ी ना तो मेरा नाम भी अवनी नहीं। पहले मैं इस चुड़ैल को तो देख लूँ, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे नज़दीक जाने की। नील ने भी झटका मारकर अवनी को अपने ऊपर खींच लिया और फिर एक हाथ उसकी कमर पर लपेटता हुआ बहुत ही प्यार से बोलता है कि यार, इसकी हिम्मत का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन तुम क्या बोलती हो? इस पल को हम एंजॉय करें क्या, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं है। अवनी ने भी गुस्से में नील के गाल पर हल्का सा चाटा मारा और फिर बोलती है कि तुम्हारा पल एंजॉय तो मैं बाद में करती हूँ, पहले इसे बताऊंगी, इसका मुंह तोड़ूंगी मैं। इतना कहकर वो नील के ऊपर से उठकर सीधा सोनम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसने भी सोनम की बाजू कसकर पकड़कर बेड से उठाया और फिर उसे दीवार पर ले जाकर जोर से पटक दिया और फिर एक हाथ से उसका गला पकड़कर दबाती हुई बोलती है कि आज के बाद अगर गलती से भी मेरे नील के आसपास दिख गई ना तो ये मुंह तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी तुम्हारा, समझे तुम? ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, कमजोर नहीं हूँ मैं। मेरा नाम अवनी है, अवनी, समझ गई ना तुम? इतना मारूंगी ना कि बत्ती सी तोड़ दूंगी तुम्हारी। समझ में आई बात? आई बड़ी नील के साथ एंजॉय करेगी? इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? इससे पहले कि मैं तेरा कत्ल ना कर दूं ना, जल्दी से निकल। इतना कहकर उसने एक और चाटा सोनम के गाल पर चढ़ दिया और फिर चाटा सोनम को लगा, लेकिन नील ने कसकर आंखें अपनी बंद कर ली थी। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। सोनम ने भी गाल पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अवनी ने भी काफी ज्यादा गुस्से में सोनम की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर बोलती है कि यहीं पर खड़ी हूँ मैं, चल देख। देख मुझे क्या देखेगी, अभी देख लेना। 5 फुट 3 इंच की हाइट है मेरी, नील की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, बहुत ही जल्द उससे शादी करने वाली हूँ मैं। आज के बाद मेरे नील की तरफ अगर गलती से भी आंख उठाकर देखा ना तो फिर ये आंखें निकाल कर चील कौवों को खिला दूंगी, समझी तू? अब निकल यहाँ से चुपचाप, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। इतना कहकर उसने भी सोनम को दरवाजे की तरफ जोर से धक्का दे दिया और फिर सोनम भी लड़खड़ाते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन सोनम भी मन ही मन ये ठान चुकी थी कि वो अब इस बेइज्जती का बदला जरूर लेकर रहेगी अवनी से। तो वहीं अवनी ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा तो नील भी नशे की हालत में मुस्कुराता हुआ अवनी की तरफ ही देख रहा था। अवनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि उठोगे कि नहीं उठोगे? नील बोलता है कि उठ सकता तो उससे खुद ही ना बच जाता मैं। खैर छोड़ो, अब तुम आ गई हो ना तो फिर मुझे बचाने के लिए। वैसे आई कैसे तुम? अब अवनी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया था। वो ये नहीं बता सकती थी कि उसे ये बात किसने बताई थी कि नील के साथ सोनम है। अवनी ने भी थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा कि वो सब कुछ छोड़ो तुम, मैं वक्त पर आ गई ना, चलो अब जल्दी से उठो।
वरना यहाँ पर वो चुड़ैल फिर से आ जाएगी। इतना कहकर उसने भी नील के बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन नील ने भी जानबूझकर अवनी को ही अपने ऊपर दोबारा से खींच लिया। नील अपनी कातिल सी मुस्कुराहट के साथ अवनी की तरफ देखे जा रहा था। उसका मन इस वक्त थोड़ी सी शरारत करने का कर रहा था। अवनी की जैसे सांस एकदम से रुक गई थी। नील ने भी अगले ही पल करवट लेकर अवनी को अपने नीचे कर लिया और फिर उसके गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ बोलता है कि बताओ ना, तुम्हें किसने बताया था कि मैं यहाँ पर सोनम के साथ हूँ? प्लीज़ बता दो। तुम्हें तो मैंने कहा था ना मेरे साथ पार्टी में चलो, मगर तुम तो आना ही नहीं चाहती थी। तुमने तो मना कर दिया था और अब आ भी गई। बताओ ना कैसे आई तुम यहाँ पर? अवनी कुछ भी नहीं बोलती है, बस चुपचाप से नील की तरफ ही देखती रहती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे के रंग एकदम से उड़ चुके हैं, या फिर शायद नील ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। तो नील ने अगले ही पल अपना चेहरा अवनी की गर्दन में छुपाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई, वरना मेरी इज्जत तो आज लुट ही जाती। मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। क्या मुंह लेकर तुम्हारे सामने आता, कैसे नजरें मिलाता मैं तुमसे? अवनी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही ज्यादा टेंस और हैरानी थी, उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने एक ही पल में नील की कमर पर हल्का सा हाथ मारा और बोली कि सच में दादी सही कहती हैं, प्रताप खानदान में कोई भी मासूम नहीं है। अब चलो जल्दी से उठो, घर भी तो चलना है ना। नील ने भी अपनी पकड़ कसते हुए कहा कि यार मुझे नहीं जाना है घर बिल्कुल भी। इतना अच्छा मौका मिला है मुझे, मैं ये मौका छोड़कर घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगा। इतना कहकर उसने भी अपनी पकड़ और ज़्यादा कसी और फिर अवनी की थोड़ी सी चीख निकल जाती है। वो बोलती है कि नील प्लीज़ हटो, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, तुम्हारे भाई इंतज़ार कर रहे होंगे बाहर। नील बोलता है कि करने दो सालों को इंतज़ार, मैं नहीं जाऊँगा उन लोगों के पास, तुम मेरे पास रहो बस। अवनी ने भी इस बार पूरी जान लगाकर नील को खुद से दूर किया और फिर बहुत ही इरिटेट होकर बोलती है कि चलोगे कि नहीं चलोगे। नील ने भी बच्चा सा मुंह बनाकर कहा कि यार पापा को पता चल गया ना कि हम भाइयों ने पी है तो फिर हमारी तो वाट लग जाएगी, बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे हमारी। अवनी भी उठकर बैठ गई और फिर उसने भी नील के गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे, चलो मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा, ना ही तुम्हारी कोई पिटाई होगी। नील बोलता है कि यार तुम समझती क्यों नहीं हो, अभी तुम पापा को जानती नहीं हो, पापा सच में मारेंगे। इतना कहकर उसने भी झूठ मूठ के आंसू गिराना शुरू कर दिया और फिर अवनी को फिर से अपने गले लगा लिया। अवनी ने भी नील को थोड़ा सा खुद से दूर करके कहा कि यार ये बहाने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, चुपचाप से घर चलो, उठो जल्दी से। इतना कहकर अवनी भी बेड से नीचे उतरी और फिर उसने नील की बाजू जबरदस्ती पकड़कर नील को भी बेड से उठा लिया, लेकिन नील के कदम एकदम से लड़खड़ा रहे थे। अवनी ने भी नील का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन में लपेटा और फिर उसे संभालते हुए जैसे तैसे कमरे से बाहर लेकर आ जाती है। कमरे से बाहर आकर उसने सामने का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा फैल गई थी। उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। निहाल जो अलती पलती मार कर बैठा हुआ था और नव्या उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। नव्या बोलती है कि निहाल उठो, उठो ना प्लीज़, घर चलना है, देखो ना कितने ज़्यादा लेट हो रहा है। निहाल ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बच्चों की तरह मुँह बनाकर बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। माँ को अगर पता चलेगा ना कि मैंने ड्रिंक की है तो फिर वो मुझे चूहे के कमरे में बंद कर देंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। ये बात सुनकर तो नील ने भी हंसकर कहा कि अरे वाह, मेरे भाई भी घर नहीं जाना चाहते हैं। नव्या ने भी नील की तरफ देखा और फिर अवनी की तरफ देखा और फिर निहाल को बाजू पकड़कर गुस्से से उठाती हुई बोलती है कि अरे चलो ना यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं अंकल आंटी को समझाऊंगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम्हारी कोई पिटाई नहीं होगी, ना ही तुम कमरे में बंद होगे। निहाल ने फिर से मुंह पिचका कर ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला बिल्कुल भी। तुम नहीं जानती हो अभी मेरी माँ को, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा, वो मुझे चूहे के कमरे में बंद कर देंगी, मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। इतना कहकर निहाल ने भी बच्चों की तरह अपने हाथ बांध लिए। नव्या गुस्से में बोलती है कि हे भगवान, कौन सी घड़ी थी जब मैं इस पार्टी में आ गई थी, और एक तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे छोड़कर यहाँ पर चले गए इस पागल के साथ। देखो निहाल, चुपचाप से उठ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सच में मुझे गुस्सा बिल्कुल भी मत दिलाओ अब। निहाल ने भी अब चेहरा उठाकर नव्या की तरफ देखा और फिर बच्चों की तरह मुँह
मुचकाकर हल्की आवाज़ में बोलता है कि पहले बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम में मैं पसंद हो। नव्या की आंखें हैरानी से फैल गईं और वहीं नील ने भी अब हल्का सा पलटकर अवनी की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम भी बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद हूँ। अवनी की दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ गई थी। उसने भी अपना सलाइवा गटकते हुए कहा कि मैं यहाँ तक आई हूँ, इसका मतलब यही है ना कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब चुपचाप से चलो। इतना कहकर उसने भी नील की कमर पर अपना हाथ लपेटा और फिर कॉरिडोर से उसे लेकर जाने लगी, लेकिन नील उससे एक बार भी नहीं हिला था, बल्कि उसने ही अवनी की कमर पर अपने हाथ डालकर खुद के करीब कर लिया और फिर बोलता है कि मतलब मत बताओ मुझे, प्लीज़ ये बताओ ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं करती हो। इतना कहकर उसने भी अवनी की आंखों में देखा तो अवनी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो नील को क्या जवाब दे। अब वो कुछ बोलती उससे पहले ही निहाल भी जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि ए नव्या, तू मुझे प्यार करती है या फिर नहीं करती है? तू मुझे बॉयफ्रेंड मानती है या फिर नहीं मानती है? तू मुझसे शादी करेगी या फिर नहीं करेगी? नव्या ने तो बस अपना सर एकदम से पटक लिया। वो बोलती है कि निहाल, आई स्वेर तुमने एक और सवाल किया ना मुझसे तो खींच कर एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पर। निहाल बोलता है कि मार लो, लेकिन पहले बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं करती हो। नव्या बोलती है कि नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार, अब तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी ही नहीं। बिल्कुल तुम पागल हो क्या एकदम से? मेरे माँ पापा के सामने तो बहुत ही ज्यादा मासूम बन रहे थे ना, और यहाँ पर देखो कैसे सारी मासूमियत एक ही घूंट में निकल गई तुम्हारी। चलो जल्दी से उठो अब चुपचाप से। इतना कहकर उसने भी गुस्से में निहाल की बाजू पकड़कर जैसे तैसे उसे उठाया और फिर उसका एक हाथ अपनी कमर पर लपेट कर अपनी गर्दन पर लपेट लिया और फिर निहाल ने भी अब नशे की हालत में ही अपना हाथ उसके गले पर कस दिया था। नव्या ने भी निहाल के सीने पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा कि मुझे गला घोट कर मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? हाथ ढीला करो चुपचाप से। निहाल ने भी अब जल्दी से अपना हाथ ढीला किया और फिर नव्या की आंखों में देखकर बोलता है कि आई लव यू नव्या। नव्या की दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ गई थी और वो हैरानी से निहाल की तरफ ही देखे जा रही थी। निहाल ने भी अगले ही पल नव्या को गले लगा लिया और फिर नव्या की हार्ट बीट एकदम तेज स्पीड के साथ भागने लगी। तो वहीं अवनी भी नील को लेकर सीधा पार्टी हॉल में आ गई थी और फिर उसने सबसे पहले रुद्र को ढूंढने की कोशिश करी तो उसे एक टेबल पर रुद्र, किट्टू और शुभ तीनों ही दिखाई देते हैं, लेकिन रुद्र और शुभ दोनों का सिर टेबल पर रखा हुआ था और किट्टू जो चुपचाप से सहमी हुई वहां पर खड़ी हुई थी। उसने ऐसी सिचुएशन पहले कभी भी नहीं देखी थी, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किट्टू वैसे भी बहुत ही ज्यादा डर जाती थी ऐसी नज़ारे देखकर और शायद इस वक्त वो नील को ही ढूंढ रही थी और आखिरकार उसकी नज़रें भी अब नील और अवनी पर जाकर टिक जाती हैं। किट्टू भी अब जल्दबाजी के साथ जल्दी जल्दी नील के पास गई, लेकिन वो भी वहां पर गिरने ही वाली थी कि तभी अवनी ने उसकी बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा कि अरे अरे आराम से, वरना गिर जाओगी तुम और तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम किट्टू हो ना? किट्टू ने भी अवनी की तरफ देखा और मासूमियत में हाँ में अपनी गर्दन हिला ली और फिर मासूमियत के चलते बोलती है कि वो मेरे पैर में चोट है ना इसीलिए। अवनी ने कहा कि हाँ हाँ पता है मुझे, बताया था मुझे नील ने, इसीलिए तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखा करो तुम। किट्टू तुम बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हो। किट्टू बोलती है कि नील भैया को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अवनी भी किट्टू की तरफ देखकर बोलती है कि वही जो रुद्र और शुभ को हुआ है। तो किट्टू ने भी अब अवनी की तरफ देखा और बोलती है कि शुभ और रुद्र सर को क्या हुआ है? अवनी बोलती है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने इनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया है और फिर ये सारे ही भाई ऐसे बेहोश हो गए हैं। वो सब कुछ छोड़ो, चलो अब नील को लेकर बाहर चलते हैं। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दूसरी तरफ जाकर नील की बाजू पकड़ ली और फिर तभी नील ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर किट्टू की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से बोलता है कि ये बच्चा तू जाना अपने रुद्र के पास, तू अपने रुद्र को जाकर संभाल, मैं खुद से चला जाऊंगा, तेरे भाई में अभी इतनी तो हिम्मत है ही। किट्टू ने भी अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू वापस से वहां से जाने लगी, लेकिन तेज चल रही थी और तभी अवनी बोलती है कि अरे आराम से, वरना इस बार भी ना गिर जाओगी तुम। किट्टू ने भी अब अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर ली और धीरे कदमों के साथ रुद्र और शुभ के पास जाने लगी। तो वहीं अवनी जैसे तैसे नील को अब लेकर बाहर आ गई थी। उसने नील को उसी गाड़ी में बैठाया था और फिर उंगली दिखाकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों को लेकर आ रही हूँ, तब तक तुम यहीं पर बैठे रहना, सच में कहती हूँ
अगर तुम यहाँ से हिले ना तो बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगी तुम्हारी। अगर गलती से भी बाहर निकले ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ, शादी भी तोड़ दूंगी अगर मेरी बात नहीं मानी तुमने। और ये सुनते ही नील ने भी थोड़ा सा गुस्से में अवनी की तरफ घूर कर देखा तो अवनी ने भी बहुत ही प्यार से नील के गाल पर हाथ लगाकर कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं तोड़ूंगी शादी को, मगर हाँ प्लीज यहाँ से तुम निकलना मत, बाहर बिल्कुल भी मत जाना। नील ने भी किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अवनी जैसे ही वहां से जाने को ही तभी नील बोलता है कि शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। यह सुनकर तो अवनी के कदम एकदम से रुक गए और अवनी ने पलटकर नील की तरफ देखा तो नील नशे में भी अवनी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने भी अवनी की तरफ एक फ्लाइंग किस की और फिर अवनी भी पलटकर मुस्कुरा कर वहां से चली गई। लेकिन अब उसके मन में एकदम से तूफान उमड़ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो नील से छुपा रही थी अवनी, और फिर कुछ तो ऐसा था जो नील को पता था, इसीलिए वो जानबूझकर अवनी को ऐसे छेड़ता था, उसे जानबूझकर परेशान करता था। तो वहीं अवनी जो अंदर आती है उसने देखा तो किट्टू ने भी रुद्र के बाजू को अपने गले में लपेट कर रखा था और उसे बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। अवनी भी जल्दी से किट्टू के पास आई और बोलती है कि तुम रुद्र को लेकर जाओगी ना। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसने निहाल और नव्या की तरफ देखा तो निहाल ने तो अब नव्या की तरफ देखा और उसे छेड़ने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ रहा था। तो वहीं नव्या भी निहाल के सीने पर मारती हुई बोलती है कि तुम जरा होश में आ जाओ एक बार, तुम्हें बताऊंगी मैं, तुम्हारा वो हाल करूंगी ना जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आए बड़े शादी करेंगे मुझसे, मुंह तोड़ूंगी तुम्हारा, करवाऊंगी तुम्हें शादी, परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे। इतना कहकर वो भी अपनी हाल को जैसे तैसे लेकर बाहर की तरफ चली गई। अवनी फिर शुभ के पास आई और फिर उसने शुभ की बाजू पकड़ी और बोलती है कि चलो अब तुम भी जल्दी से बाहर चलो। शुभ ने एक नज़र अवनी की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे तुम्हारा सीक्रेट भाई जानते हैं। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगता है। तो वहीं अवनी की जैसे सांसें एकदम से थम गई थी। वो बोलती है कि कौन सा सीक्रेट। शुभ बोलता है कि वही जो तुमने भाई से छुपाया है, जिसके लिए तुम इतना ज़्यादा परेशान हो। अवनी अब थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोलती है कि क्या क्या छुपाया है मैंने तुम्हारे भाई से, बताओ क्या जानते हैं तुम्हारे भाई। शुभ ने मुस्कुरा कर कहा कि भाभी की बच्ची, मैं नशे में हूँ, बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। खैर छोड़ो, चलो मुझे अब बाहर लेकर चलो। इतना कहकर वो भी उठा लेकिन उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए। अवनी ने भी बाजू पकड़कर शुभ को संभाल लिया और फिर उसे खींचते हुए बाहर लेकर आ जाती है और बोलती है कि सारे भाई एक नंबर के दारूबाज हैं, दारूबाज, किसी के अंदर भी जरा सी अकल नहीं है। पता नहीं क्या ही होगा इन चारों का, अब अच्छा ही है कि चारों को घर जाकर बहुत ज़्यादा डांट पड़े। इतना कहकर वो शुभ की जैसे तैसे खींचकर बाहर की तरफ लेकर आ जाती है। इतने में ही किट्टू रुद्र को जैसे तैसे नील के बराबर में लाकर बैठा चुकी थी और किट्टू जैसे ही रुद्र से थोड़ा सा दूर हुई, रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर किट्टू जो सीधा रुद्र के सीने से जा लगती है। किट्टू ना तो गाड़ी के बाहर थी और ना ही गाड़ी के अंदर थी, वो बीच में रुद्र के सीने पर पड़ी हुई थी। तो वहीं रुद्र ने भी किट्टू पर अपनी बाहें पूरी तरीके से कसी हुई थी और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वो अपना चेहरा किट्टू की गर्दन में छुपाता हुआ बहुत ही प्यार में मगर नशे की हालत में ही बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो किट्टू, सच में बहुत ज़्यादा मासूम हो तुम, बहुत ही अच्छी। कहाँ तुम इस मॉनिस्टर की बातों में आ गई। बहुत बुरा हूँ ना मैं, बहुत ही ज़्यादा डांटता हूँ तुम्हें, तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला हूँ मैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। किट्टू को तो जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुद्र को खुद से दूर करने की बस कोशिश किए जा रही थी। लेकिन कहाँ किट्टू इतनी हल्की फुल्की सी और कहाँ रुद्र जो 6 फुट का हट्टा कट्टा सांड जैसा लड़का। किट्टू ने रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर कमर से हटाते हुए बोलती है कि सर प्लीज़ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप सर, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, आप अभी होश में नहीं है, छोड़िए मुझे। रुद्र ने भी अब अपनी नशीली आंखों हल्की सी खोली और फिर किट्टू के चेहरे की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि होश में रहना भी नहीं चाहता हूँ मैं, वरना कभी भी तुम्हें अपने इतने नज़दीक नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। आज तो मन ऐसा कर रहा है कि जैसे तुमसे खुलकर ढेर सारी बातें कर लूँ मैं। इतना कहकर उसने किट्टू की गर्दन को हल्का सा चूम लिया और फिर किट्टू की आंखें तो हैरानी से फैल जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। उसने एक बार फिर से रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश की तो अवनी बोलती है कि किट्टू रुद्र के बराबर में बैठो तुम, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं तो फिर हम घर कैसे जाएंगे, इसीलिए तुम इसके पास में ही बैठ जाओ। किट्टू ने भी अब हल्का सा पलट
स्टार्ट कर नाम में अपनी गर्दन हिला दी, जिसका साफ ये मतलब था कि वो रुद्र से बहुत ज़्यादा डरती है और वो रुद्र के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहती। अवनी बोलती है कि देखो इन सब का वक्त नहीं है अभी, प्लीज़ बैठ जाओ ना इसके पास। किट्टू को अब कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो भी अब जाकर चुपचाप से रुद्र के बराबर में ही बैठ गई और फिर रुद्र के एक तरफ किट्टू बैठी हुई थी और दूसरी तरफ नील बैठा हुआ था। तो वहीं अवनी ने भी अब नव्या की तरफ देखा और कहा कि तुम शुभ और निहाल को दूसरी गाड़ी में लेकर आ जाओगी। तो नव्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कहा कि हाँ मैं इन दोनों को दूसरी गाड़ी में लेकर आ जाऊंगी। उसने भी निहाल को एक गाड़ी में बैठाया और तब तक अवनी भी शुभ को उसी गाड़ी में बैठा चुकी थी। नव्या ने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली और फिर इधर अवनी ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। दोनों ही गाड़ी जिसमें अभी प्रताप दर्श आराम से बैठे हुए थे वो दोनों ही गाड़ी पार्टी से जा चुकी थी। अगले 20 मिनट के बाद नव्या और अवनी दोनों ही प्रताप हाउस के गार्डन में मौजूद थी और नव्या ने भी बेल बजाई और फिर दादी ने आकर दरवाज़ा खोला। तो दादी ने भी अब नव्या को ऊपर से नीचे तक बहुत गौर से देखा और फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलती है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। नव्या ने भी सबसे पहले अपने हाथ जोड़े और फिर बहुत ही प्यार से बोलती है कि नमस्ते दादी, मैं नव्या ओबरॉय हूँ। वो निहाल ने पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है ना, उसे ही छोड़ने के लिए आई थी। दादी ने ऊपर से नीचे तक फिर से नव्या को एक बार देखा और फिर इतने में ही उसकी नज़र अवनी पर जाती है जो नव्या से थोड़ा सा दूरी पर खड़ी हुई थी। दादी बोलती है कि अवनी तुम यहाँ पर, वो भी इतनी रात को, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ पर आओ ना। तो अवनी ने भी दादी की तरफ देखा और कहा कि दादी वो नील ने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। दादी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी वो बोलती हैं कि अरे अरे वो किट्टू कहाँ पर है। तो अवनी ने कहा कि कौन, खरगोश का बच्चा। ये सुनकर तो अब तीनों को एकदम से हंसी आने लगी थी। तो दादी ने भी हंसते हुए बोला कि खरगोश का बच्चा नहीं है वो अवनी, खरगोश है। कहाँ है वो खरगोश। अवनी ने भी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि खरगोश रुद्र के पास में बैठा हुआ है। रुद्र ने खरगोश को छोड़ा ही नहीं, इसी वजह से मजबूरी में उस खरगोश को उसके साथ में ही बैठना पड़ा। यह सुनकर तो नव्या और दादी एक बार फिर से हंसने लगती हैं और तभी संध्या और संजय दोनों ही बाहर आ जाते हैं। उन्होंने जब अवनी और नव्या को इतनी रात को वहां पर देखा तो एक साथ बोलते हैं कि अरे तुम दोनों यहाँ पर इतनी रात को। नव्या ने कहा कि जी अंकल जी, वो निहाल ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी ना, जिस वजह से वो खुद नहीं आ पाया घर पर, इसीलिए मुझे यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आना पड़ा। संजय ने अपनी जेब में से चश्मा निकाला और फिर अपनी आंखों पर चढ़ाया और फिर अपने कुर्ते के बाजू को फोल्ड करता हुआ सीधा दंदनाता हुआ बाहर आ जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। चारों ही भाई जैसे तैसे गाड़ी से निकल रहे थे। चारों के ही कदम एकदम से लड़खड़ा रहे थे, चारों के कदम एकदम से कांप भी रहे थे। तो वहीं रुद्र, उसने तो अभी किट्टू को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे अगर वो गलती से भी उसे छोड़ देगा तो किट्टू कहीं भाग जाएगी, इसीलिए वो उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। यह नज़ारा देखकर तो संजय ने पहले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में संध्या की तरफ देखा तो संध्या भी इधर उधर देखने लगती है। संजय ने भी दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि तो ये है तुम्हारी लायक बच्चे, ये मेरा रुद्र ड्रिंक नहीं करता था कभी भी और तुम्हारे इन तीनों बच्चों ने मेरे रुद्र को भी ड्रिंक करवाना सिखा दिया। संध्या फिर से इधर उधर देख रही थी जैसे उसके मुंह में तो एकदम से दही जम गई हो। संजय बोलता है कि अब इधर उधर देखने से क्या ही होगा, मेरी तरफ देखो संध्या, मुझे जवाब चाहिए। संध्या भी थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हुए बोलती है कि मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। इतना कहकर जल्दी से संध्या पलटकर वहां से जाने लगी, उससे पहले कि संजय ने संध्या की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसका चेहरा गार्डन की तरफ घुमाते हुए कहा कि ये देखो अपने लायक बच्चों की हरकतें, ये हैं तुम्हारे बच्चों की हरकतें। आज सच कहता हूँ ये लोग ना मेरे हाथ से मर जाएंगे, एक एक की देह तोड़ दूंगा मैं। इसने कहा था कि पार्टी में जाकर ड्रिंक बिल्कुल भी मत करना, लेकिन देखो देखो जरा कैसे लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं, जैसे मेरी बात तो माननी ही नहीं है इन्हें। ये रुद्र, इसे लगता है कि हम सब बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है और ये अकेला ही बहुत ज़्यादा समझदार है, हम सब तो इसे पागल लगते हैं। वही किट्टू रुद्र को खुद से दूर करते हुए बोलती है कि सर घर आ गया है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए अब मुझे। लेकिन रुद्र ने हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर किट्टू की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए कहा कि घर आ गया है तो क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। इतना कहकर उसने किट्टू की
गर्दन में अपना चेहरा हल्का सा छुपा लिया और फिर एक बार फिर से उसकी गर्दन को चूम कर बोलता है कि तुम्हारी खुशबू बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। किट्टू तुम ना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा मासूम भी हो। तभी उसके कानों में हल्की सी संजय की आवाज़ कड़कड़ाती हुई पड़ती है, और तुम्हारा बाप वो बिल्कुल अच्छा नहीं है क्या? तुम्हारा बाप बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है क्या? यह सुनकर तो रुद्र ने भी जल्दी से अपना चेहरा उठाकर संजय की तरफ देखा तो उसकी 1 मिनट में ही एकदम से उतर गई थी। संजय ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से किट्टू की बाजू पकड़कर रुद्र से उसे दूर किया और फिर रुद्र के सामने जाकर कड़कड़ाती हुई आवाज़ में बोलता है कि तू तो ड्रिंक नहीं करता था ना, तूने तो कभी भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया था, तूने क्यों की है ड्रिंक, बता मुझे। रुद्र कुछ नहीं बोलता है। इतने में ही पीछे से नील ने कहा कि पापा पापा आई लव यू वेरी मच। संजय ने नील की तरफ घूर कर देखा और फिर उंगली दिखाते हुए कहा कि तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। आई लव यू के बच्चे, तुम चारों को कहा था ना कि ड्रिंक मत करके आना, कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा। तुम हो कि तुम चारों ही देवदास बनकर आए हो, आज तो तुम चारों ही मेरे हाथों से गए। और इतने में ही निहाल भी रोता हुआ बोलता है कि पापा 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 मम्मी प्लीज़ चूहे के कमरे में बंद कर देंगी मुझे, प्लीज़ पापा बचा लेना मुझे। संजय ने दांत पीसते हुए कहा कि मम्मी तो बाद में बंद करेंगी तुझे, पहले मैं तुम्हारा बाप तुम्हें चूहे के कमरे में बंद करेगा, समझा तू। यह सुनते ही निहाल जोर जोर से रोने लगता है और अपने पैरों को पटकने लगता है। तभी उसके पास शुभ आया और फिर उसकी कमर को हल्का सा रब करता हुआ नशे की हालत में ही बोलता है कि अरे अरे यार शांत हो जा, तू तू रो क्यों रहा है यार, पागल है क्या? मैं हूं ना तेरे साथ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे भाई को रुला दे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुझे कोई भी बंद कर दे कमरे में। इतना कहकर उसने भी संजय की तरफ देखा तो संजय पहले ही गुस्से में अपने दोनों ही छोटे बेटों को घूर रहा था। शुभ ने एक उंगली संजय की तरफ दिखाकर कहा कि खबरदार, अगर मेरे भाई को रुलाया आपने, उससे पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा आप लोगों को, जिसने भी मेरे भाई को चूहे के कमरे में बंद किया। इतना कहकर उसने भी अपने सीने पर जोर जोर से 2-3 हाथ मारा। उसने अभी इतना ही किया था कि तभी संजय ने खींचकर एक थप्पड़ शुभ के गाल पर जड़ दिया और फिर शुभ जो 2 चक्कर एकदम से खाकर शुभ ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा और फिर दादी की तरफ मुंह बनाकर जाकर कहा कि दादी देखा देखा आपने पापा को, कैसे कैसे उन्होंने मुझे सबके सामने इतनी जोर से थप्पड़ मारा है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगा तो निहाल ने भी पलटकर शुभ की तरफ देखा और फिर गले लगाकर कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों ही इस घर के छोटे बेटे नहीं हैं यार, हम दोनों इस घर के बेटे ही नहीं, हमें कहीं से उठाकर लाए हैं ये लोग। संजय ने दांत पीसते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम दोनों को उठाकर ही लाए हैं हम लोग यहाँ पर, निकलो मेरे घर से अभी के अभी, इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है तुम दोनों को, मुझे ऐसे बेटे नहीं चाहिए जो ऐसे ड्रिंक करके आते हो रात को, निकलो यहाँ से अभी के अभी। तुम तीनों ने मेरे रुद्र को भी ड्रिंक करना सिखा दिया, तुम लोगों की तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। तभी नील बोलता है कि ये बार बार आप मेरा रुद्र क्यों कहते रहते हो, ये सब क्या है पापा, रुद्र भी पीता था, पहले भी पीता था, वो अलग बात है कि आपके सामने वो कभी भी नहीं पीता था। मेरा रुद्र मेरा रुद्र मेरा रुद्र, बस मुझे अब ना इनसिक्योरिटी सी हो रही है सुनकर। इतना कहकर उसने संजय की तरफ देखा और बोला कि माँ समझा लो आप अपने पति को। संजय हैरानी से नील की तरफ घूर कर देख रहा था तो वहीं संध्या बोलती है कि चुप रहोगे कि नहीं रहोगे, चुपचाप से पापा जो बोल रहे हैं ना चुपचाप से सुन लो, वरना पीटोगे और फिर मैं नहीं बचा पाऊंगी तुम लोगों को। संजय ने भी हाथ बांधकर नील की तरफ देखा तो नील जो 2 कदम पीछे हटकर बोलता है कि माँ तुम्हें पूरी दुनिया में यही मिला था प्यार करने के लिए, क्या तुम्हें पूरी दुनिया में यही मिला था शादी करने के लिए। और तभी शुभ बोलता है कि हाँ हाँ माँ बताओ ना, 7 बिलियन की पॉपुलेशन है, यही इंसान मिला था क्या आपको हमारा बाप बनाने के लिए, मतलब इतना गुस्सा क्यों करते हैं ये। इतना कहकर वो भी अब नील के पीछे जाकर छुप गया था। संजय ने भी दांत पीसते हुए कहा कि हाँ हाँ जैसे नील तुम दोनों को बचा लेगा ना। इतने में ही सबके कानों में रुद्र की आवाज़ आती है, ये किट्टू तुम मुझसे इतना ज़्यादा डरती क्यों हो यार। संजय ने रुद्र की तरफ घूर कर देखा और कहा कि डरे ना तो फिर क्या करे, तमीज़ से बात करता है तू किसी से, ढंग से बात करता है तू किसी से, तू कभी भी अपने दिल की बात किसी को बताता है नहीं ना, तो फिर तुझसे इंसान डरेगा नहीं तो क्या करेगा, बस मुंह फाड़ कर यही कहता है किट्टू तुम मुझसे डरती क्यों हो। इतना कहकर संजय ने रुद्र की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा कि होश में आ जल्दी से, वरना एक थप्पड़ तू भी खा लेगा मेरे हाथ से अभी। संजय ने इतना ही कहा था कि तभी निहाल बोलता है कि भाई मम्मी चूहे के कमरे में बंद तो नहीं कर देंगी ना प्लीज़। नील ने भी हल्का सा पलट कर निहाल की तरफ घूर कर देखा और बोला कि नहीं करेंगी यार, लेकिन अगर तू ऐसे ही बोलता रहेगा ना तो फिर जरूर पक्का हम सबको चूहे के कमरे में बंद कर देगी माँ। चुपचाप से खड़ा नहीं रहा जाता है
क्या तुझे तेरा मुंह चलाना जरूरी है क्या यार, चुप रह ले थोड़ी देर। इतना कहकर उसने संजय की तरफ देखा और फिर कान पकड़कर कहा कि अच्छा अच्छा सॉरी पापा, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम, प्लीज़ आज छोड़ दीजिए हम सबको। संजय बोलता है कि पिछली बार भी तुमने यही कहा था कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, और फिर आज तुम चारों में कोई भी घर के अंदर नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा, बाहर पड़े रहो। और फिर इतना कहकर उसने रुद्र की तरफ घूर कर देखा और फिर संध्या से बोला कि किट्टू को अंदर लेकर जाओ, जरा सी बच्ची की जान को आफत हो गई है, इस लड़के ने बिल्कुल जीना हराम कर दिया है उस बच्चे का। किट्टू ने एक नज़र संजय की तरफ देखा और फिर रुद्र की तरफ देखा और धीरे से बोलती है कि सर आने दीजिए ना आप सबको अंदर। संजय ने हैरानी से किट्टू की तरफ देखा और फिर कहीं ना कहीं वो जानता था कि किट्टू को इस घर की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी है, और फिर जो कुछ भी था बहुत ही अच्छा भी था ये। संजय बोलता है कि किट्टू बेटा तुम नहीं जानती हो, ये सारे बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो गए हैं, अब इन्हें आज पनिश नहीं करूँगा तो फिर अगली बार ये फिर से ड्रिंक करके घर पर आएंगे, दुनिया वाले क्या ही कहेंगे कि संजय प्रताप सिंह के चारों ही बच्चों ऐसे दारू पीते हैं, एक नंबर के दारूबाज हैं। और तभी शुभ बोलता है कि दारू, हाउ चीप। संजय ने गुस्से में शुभ की तरफ घूर कर देखा तो शुभ बोलता है कि अरे क्या देख रहे हो, दारू कितना गंदा लगता है ना नील भैया। नील बोलता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है पापा, दारू मत कहो ना प्लीज, ड्रिंक कहो या फिर बियर कहो, बियर ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला लगता है, यही कह सकते हो आप। संजय हैरानी से अपने बच्चों की तरफ देख रहा था, एक तो गलती करके आए हैं और ऊपर से ऐसे आर्गुमेंट भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे संजय के गुस्से का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। और इतने में ही निहाल फिर से रोता हुआ बोलता है कि मम्मी मम्मी प्लीज चूहे के कमरे में बंद तो नहीं करोगी ना आप। यह सुनकर संध्या ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर नव्या और अवनी दोनों ही इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं प्रताप फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, और कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा मायूसी भी हो रहा था कि बेशक से संजय अपने बच्चों पर गुस्सा करता है, लेकिन चारों ही बच्चे अपने पापा की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। वरना आज के टाइम में कौन बेटा अपने पापा की रिस्पेक्ट करता है, वो भी इतनी तमीज़ के साथ। प्रताप ब्रदर्स अपने पापा के साथ कितनी मस्ती भी करते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो उनके पापा हैं, जो उन पर इतना ज़्यादा गुस्सा रहे थे। और इतने में ही संजय ने भी गुस्से में कहा कि चारों में से अगर गलती से भी कोई अंदर आ गया ना तो फिर टांगे तोड़ दूंगा सबकी। निहाल बोलता है कि पापा चूहे के कमरे में बंद तो नहीं करोगे ना। संजय ने गुस्से में निहाल की तरफ घूर कर देखा और फिर इतने में ही रुद्र संजय के पास आकर बोलता है कि पापा आप खुद को समझते क्या है। संजय ने रुद्र को उंगली दिखाकर गुस्से से कहा कि और बकवास की ना तो एक थप्पड़ लगेगा तेरे गाल पर। रुद्र बोलता है कि क्यों क्यों मारोगे थप्पड़ आप मुझे, मैंने क्या किया है। अच्छा चलो ठीक है छोड़ो, एक बात बताओ। संजय सख्त आवाज में बोलता है कि पूछो। रुद्र ने अपना सिर खुजाकर और फिर पलटकर अपने तीनों ही भाइयों की तरफ देखा और फिर तीनों ही भाइयों नशे की हालत में एकदम से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। लेकिन रुद्र को तो जैसे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी, वैसे भी वो कभी नहीं पीता था। उसने पलटकर अपने पापा की शक्ल देखी और बोला कि मुझे बताइए कि कुछ तो बताइए। संजय ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि कुछ तो तभी बताऊंगा ना कि जब तू मुझसे कुछ पूछेगा, चुपचाप से पूछ तुझे क्या पूछना है। इतना कहकर संजय ने गुस्से में अपना हाथ रुद्र को मारने के लिए उठाया ही था कि तभी किट्टू ने जल्दी से संजय का हाथ आकर पकड़ लिया और फिर संजय ने हैरानी से किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू ने धीरे से कहा कि प्लीज अंकल वो होश में नहीं है, प्लीज मत मारिए ना इन्हें। संजय ने रुद्र की तरफ देखकर कहा कि बचा लिया इसने तुझे, वरना एक ही थप्पड़ में अभी तुझे यहाँ पर सुला देता। जब झेल नहीं सकता है तो फिर पीता क्यों है। रुद्र बोलता है कि पापा मुझे याद आ गया है, मुझे क्या पूछना है। संजय ने कहा कि हाँ तो पूछो क्या पूछना है। रुद्र बोलता है कि ये किट्टू इतनी प्यारी क्यों है। यह सुनकर तीनों ही भाई जो पीछे खड़े थे वो एकदम से हंसने लगे, तो वहीं किट्टू को थोड़ी सी शर्म भी आ गई थी। वो जल्दी से घर के अंदर जाने लगी और तभी रुद्र चिल्लाकर बोलता है कि ए किट्टू रुको, मैंने कहा था ना कि जो मैं कहूँगा तुम करोगी, इसीलिए चुपचाप से वहीं पर खड़ी रहो। किट्टू जो कि अभी अंदर जा रही थी वो एकदम से रुक गई, लेकिन संजय को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि रुद्र किट्टू को अपनी उंगलियों पर नचाता था। संजय ने गुस्से में कहा कि तुम बाज आ जाओ रुद्र, वरना मैं सच में तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। रुद्र बोलता है कि पहले मेरी बात का जवाब दो, किट्टू इतनी ज्यादा प्यारी क्यों है पापा, वो इतनी अच्छी क्यों है, वो इतनी मासूम क्यों है, वो इतनी खूबसूरत क्यों है। किट्टू ने भी पलटकर किसी की तरफ नहीं देखा था, उसके बिल्कुल भी सामने दादी खड़ी हुई थी और फिर वो उसी की तरफ ही देख रही थी। किट्टू थोड़ा सा घबरा गई और उसे इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसने नजर उठाकर ना तो दादी की तरफ देखा और ना ही संध्या की तरफ देखा। तो वहीं शुभ ने फिर से अपने भाई की चुटकी लेते हुए कहा कि हाँ हाँ पापा आपके पास इस सवाल का कोई भी
भी जवाब नहीं होगा। आपको तो बस हाथ चलाने आते हैं, जुबान चलानी आती है, लेकिन दिमाग लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है। भाई के सवालों का जवाब दो ना आप। क्यों रुद्र भैया? रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए प्राउडली कहा और फिर कहा कि बिल्कुल पापा, आपको सब कुछ पता है ना। मैंने बिजनेस के जितने भी दाव पेच खेले हैं आपसे ही तो सीखे हैं। अब आप मुझे बताओ कि किट्टू इतनी प्यारी क्यों है, वो इतनी मासूम क्यों है, मुझे क्यों मन करता है कि वो हमेशा बस मेरे पास ही रहे। बताइए ना पापा, ऐसा क्यों है? संजय ने भी एक कदम रुद्र की तरफ आगे बढ़ा तो रुद्र थोड़ा सा डर के एक कदम पीछे हट गया और तभी नील पीछे से बोलता है कि पापा डराइए मत, हम सबको आप रुद्र की बातों का जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए जवाब, हमें भी सुनना है, उसके बाद मेरे सवालों का भी जवाब देना होगा आपको। संजय ने भी गुस्से में चारों को घूर कर देखा और बोला कि मैं जवाब दूंगा तो तुम चारों सुन लोगे, खासकर रुद्र मैं तुम्हें जवाब दूंगा, क्या तुम सुन लोगे? सुन सकते हो तुम जवाब? तो चारों ही भाई हैरानी से अपने पापा को देखने लगे थे। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल क्या होगा, क्या जवाब देगा संजय अब उन चारों ही भाइयों को, और अब चारों का क्या हाल करेगा संजय?